नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एग्जाम की तरह 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न दोस्तों आपके नए पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से यूके ट्रिपल एससी नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है, उसी प्रकार से दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको कुट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों जैसे एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार से दोस्तों हमने ये तैयार किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको आज की इस क्लास में मज़े आने वाला है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी दोस्तों क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए आज की क्लास यूजफुल रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट किया। ठीक है, उत्तराखंड जीएस का प्रैक्टिस सेट हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये लगातार नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इससे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। ठीक है, और हर एक क्लास को देखा करें। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो महान्यायवादी होता है तो वह भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो कार्यकाल होता है तो वह 665 होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, मतलब इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, ठीक है, तो वह दोस्तों इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, इसे जो नियुक्त करता है तो वह भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, अब देखिए जान लेते हैं हम कि पहला कथन क्या है। ठीक है, कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करता है और यह राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, वे संसद सदस्य के विशेष अधिकार के हकदार नहीं है, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए, जो महान्यायवादी है तो वह संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी इसे दोस्तों कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, जैसे ये संसद में भाग ले सकता है, संसद में बोल सकता है, ठीक है, परंतु दोस्तों संसद में अपना वोट नहीं दे सकता, तो ये इसके पास दोस्तों स्पेशल राइट है। ठीक है, आप याद रखिएगा महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। ठीक है, तो कोई भी कुट दोस्तों इसमें सही नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले और उसमें आपको महीने का नाम नहीं दिया जाए तो आपको महीना 30 दिन का मानना होगा, पहली बात। ठीक है, अब देखिए 25 अक्टूबर की बात कर लें, 25 अक्टूबर को क्या है दोस्तों, थर्सडे है। ठीक है, अब देखिए 25 तारीख को जब थर्सडे है तो इससे पहले थर्सडे कब आया होगा, तो 7 दिन इसमें से हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, फिर 7 दिन माइनस करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 11, फिर 7 दिन माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 7। तो हम ये कह सकते हैं कि 7, 11, 18 और 25 को दोस्तों थर्सडे होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, 4। अब देखिए 4 को हमें पता चल गया कि गुरुवार है, तो हम पहली, दूसरी और तीसरी डेट को भी डे पता कर लेंगे। ठीक है, तो 3 को क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। ठीक है, 1 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, 2 को ट्यूसडे होगा, और दोस्तों पहली तारीख को क्या होगा, तो दोस्तों मंडे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पता चला कि महीने की पहली तारीख को मंडे होगा। अब देखिए दिन क्या होते हैं, 7 दिन बाद रिपीट होने लग जाते हैं, तो जब पहली डेट को मंडे है तो दूसरा मंडे कब आएगा, 7 दिन बाद, मतलब 7 तारीख को। फिर अगला मंडे कब आएगा, 8 तारीख, 7 इसमें जोड़ देंगे तो 14 को आएगा। फिर अगला दोस्तों 21 को आएगा, फिर अगला दोस्तों 28 को आएगा। अब देखिए मैंने कहा कि महीनों के दिन
सिर्फ 30 लेने हैं। तो जब 28 को दोस्तों आपका मंडे आ गया तो 29 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक है, और 30 को क्या होगा दोस्तों आपका वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि कितने मंडे आए हैं। तो देखिए पहली डेट को मंडे था, 7 को मंडे था, ठीक है, 14 को मंडे था, 21 को और 28 को, ठीक है। तो इसलिए इस महीने में 5 मंडे आए हैं, ठीक है। और दोस्तों जब महीना 30 का हो, जब महीना 30 का होता है तो शुरू के 2 दिन 5 बार आते हैं और बाकी सभी दिन दोस्तों 4-4 बार आते हैं। जब 31 का महीना होता है तो शुरू के 3 दिन दोस्तों आपके 5 बार आते हैं, ठीक है, और बाकी सब दोस्तों 4-4 बार आते हैं। अगर 29 का महीना होगा तो सिर्फ एक दिन, मतलब पहला दिन दोस्तों आपका 5 दिन आएगा और बाकी सभी 4-4 दिन आते हैं। और 28 की तारीख, 28 वाली महीने में जिसमें 28 डेज होते हैं तो उसमें दोस्तों हर एक दिन 4-4 बार आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, रीजनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखिए ए को कथन, ठीक है, और आर को कारण कहा गया है। तो अभी कथन है दोस्तों हमारा कि हिमालय के उत्तरी ढालों पर दक्षिणी ढालों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। तो दोस्तों ये गलत बात है, क्योंकि अगर ये पहाड़ है दोस्तों तो क्या होगा, ये अगर दक्षिणी ढाल होगा और ये उत्तरी ढाल, तो जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं दोस्तों इस दक्षिणी ढाल पर पड़ती हैं, ठीक है। जो उत्तरी ढाल है यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ पाती हैं, इस कारण यहाँ पर दोस्तों आपको वन भी बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सर्वाधिक जो वन होते हैं दोस्तों वह दक्षिणी ढालों पर होते हैं, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। कारण आर दिया है कि हिमालय के दक्षिणी ढालों पर उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों कारण आर सही है। क्या होता है दोस्तों, जब बादल क्या होंगे यहाँ से टकराते हैं, ठीक है, तो सिर्फ वर्षा इस क्षेत्र में हो जाती है, इधर को नहीं पड़ पाती। ये दोस्तों आपका वृष्टि छाया प्रदेश होता है, जैसे ट्रांस हिमालय कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको बर्फ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो दक्षिणी ढाल है यहाँ पर दोस्तों वर्षा अधिक होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कारण कथन गलत और कारण आर सही होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं ऑप्शन बी, ठीक है, ए सत्य है, असत्य है किंतु आर सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ये आप सभी जानते हैं। हमारे मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। पहली अनुसूची में क्या है, तो दोस्तों भारत एवं उसका संघ क्षेत्र आता है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों वेतन भत्ते आते हैं। तीसरे में शपथ। चौथे में दोस्तों आपका राज्यसभा की सीटों का बंटवारा आता है, ठीक है। 5 में दोस्तों SC ST आता है, ठीक है। और 6 में दोस्तों आपका MMTA, ये दोस्तों 4 राज्य आते हैं, मतलब मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके 4 राज्य आते हैं, याद रखिएगा 6ठी अनुसूची में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको दिए गए कुटों का उपयोग करते हुए कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों हमें पहला जो कथन दिया है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, तो ये आपका 1969 में हुआ था, ठीक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण ये 1980 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में बनी थी, जैसे प्रथमा बैंक जो मुरादाबाद में बनी थी, पूरे देश की पहली। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, ठीक है। तो हमें दोस्तों कालक्रम के अनुसार इन्हें बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहले पहला आएगा, फिर तीसरा कथन आएगा, फिर दोस्तों आपका दूसरा कथन, फिर 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 13-24, ठीक है। तो 13-24 दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमें सही कथन बताना होगा। पहला है दोस्तों कि पंचायती समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। तो दोस्तों गलत बात है कि जो पंचायती समिति है और जिला परिषद, तो ये दोस्तों प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो ये भी दोस्तों गलत है, 21 वर्ष होती है। अगर आप दोस्तों प्रधानी के चुनाव लड़ते हैं तो आपकी आयु 21 वर्ष होना जरूरी है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ये बात सही है। ठीक है, जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, ठीक है, या नगर निकाय के चुनाव होते हैं, तो वह दोस्तों आपके राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ही कराए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो कोण होगा आपका 384 होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला है दोस्तों 30H - 11m/2। जैसे अगर आपको टाइम दिया है कि 7:20, तो घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो आपको क्या करना है, 30 × 7 करना होगा, -11 मिनट कितने दिए हैं 20, तो 20 से हम गुणा कर लेंगे, बट्टे 2 कर देंगे। तो 2 से दोस्तों ये 20 कट जाएगा 10 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 × 21 मतलब 210, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 110। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस लेना होता है, और डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों हमारा 100 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों आंसर रहेगा। ये आपको बताया अगर आपको दो सुइयों के मध्य कोण निकालना होगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में हमें कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, दूसरी साइड में दोस्तों उनसे संबंधित विवरण दिया है। तो देखिए अनुच्छेद 26 में क्या है, तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 26 दोस्तों ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और ये हो जाएगा हमारा 3 से मैच। ठीक है, अनुच्छेद 40 तो दोस्तों इसे गांधी जी का सपना बोलते हैं, जिसमें ग्राम पंचायतें आती हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 98 तो यह दोस्तों संसद का सचिवालय से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 339 तो यह दोस्तों आपका संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। मतलब इसमें दोस्तों जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, जैसे आपका ठीक है दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो ये जो विवरण दिया गया है ये आपका 239 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में दोस्तों सूची 1 में स्वर्ण पदक विजेता दिए हैं, दूसरी सूची में दोस्तों खेल दिए हैं, और इन्हें दोस्तों हमें मैच करना है। अन्नू रानी जो है तो यह दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल से संबंधित है। ठीक है, पारुल चौधरी तो 5000 मीटर रेस में इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था। तेजेंद्र सिंह तूर ये दोस्तों भाला फेंक से संबंधित हैं, और पलक गुलिया ये दोस्तों गोला फेंक से संबंधित हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 31-24। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते। उनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको ये देखना हो तो क्या करेंगे, आप इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद दोस्तों जितने भी लोग बनेंगे उसमें से आप इन लोगों को घटा देंगे जो लोगों की संख्या दी है, तो जो बचेगा तो वह दोस्तों आपका दोनों पढ़ने वाले व्यक्ति निकल आएंगे। ठीक है, तो 12, 15 और 6 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 33। अगर आप 33 में से 25 माइनस करते हैं तो दोस्तों आपको 8 मिलेगा। ठीक है, तो 8 लोग जो हैं दोस्तों आपके ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज को पढ़ते हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वे न्यायालयों द्वारा
प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो वह आपके न्यायालय में बाध्य नहीं है। तो सही बात है, हम राज्य नीति निर्देशक तत्व के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात गलत है। ठीक है, मतलब कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्व की बात कर लें तो ये भाग 4 में आते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए है, केवल पहला दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सही कुछ दोस्तों मिलान करना है। एक साइड में योजनाएं दी हैं, दूसरी साइड में दोस्तों प्रारंभिक वर्ष दिए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो ये जो शुरू की गई थी ये आपकी 2021 में शुरू की गई थी, सॉरी 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना है तो ये आपकी 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है, मुस्कान स्कीम योजना तो ये दोस्तों आपकी 2021 में शुरू की गई थी। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष ये 2014 में। ठीक है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो ये दोस्तों 2018 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर होगा तो वह है 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 24, 13। तो 24, 13 दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक हमें सीरीज दी है। ठीक है, इसमें हमें लुप्त संख्या निकालनी है। तो इस यहाँ पर जो लुप्त संख्या आएगी तो वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 117 आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका सही आंसर क्या आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है हमें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए हमें 3 कथन दिए हैं। ठीक है, और ये दोस्तों बताना है कि ये जो आपके लोग दिए हैं ये इन राजाओं के, इन मुगल राजाओं के दरबार में रहते थे या नहीं। ठीक है, तो सही हमें मैच करना है। देखिए बसावन जो रहता था तो वह आपका अकबर के दरबार में नहीं रहता था, ये दोस्तों हुमायूं के दरबार में रहता था। ठीक है, जो हुमायूं था, हुमायूं का दोस्तों एक तरह से ये मित्र था। ठीक है, मीर सैयद अली तो यह दोस्तों हुमायूं के दरबार में रहता था। ठीक है, और दसवंत, ये दसवंत दोस्तों जहांगीर के दरबार में नहीं रहता था, ये आप याद रखिएगा, ये अकबर के दरबार में रहता था। और ये दोस्तों तीनों ही आपके चित्रकार थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सही रहेगा कि केवल 2 युग्म सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो दोस्तों वेसर शैली का जो उदाहरण है तो वह आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर। ठीक है, जो कि दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और इसे होयसल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किस राजा ने बनवाया था तो आपको बताना है विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन के द्वारा दोस्तों इसे बनवाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और बताना है कि नाम मात्र जीडीपी है। तो दोस्तों नाम मात्र जो जीडीपी होती है तो वह आपकी ऑप्शन बी। ठीक है, कि जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, तो ये दोस्तों नाम मात्र की जीडीपी होती है। ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, नाम मात्र की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। तो दोस्तों नास्तिक विचारधारा मतलब जो ईश्वर में विश्वास ना रखते हो। ठीक है, तो वह थे दोस्तों बुद्ध लोग। ठीक है, तो बौद्ध लोग जो थे ये दोस्तों कर्म पे और अहिंसा को मानते थे। ठीक है, तो ये दोस्तों कर्मवाद को मानते थे। तो ये आप याद रखिएगा, यह दोस्तों नास्तिक होते थे, मतलब ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। अगला क्वेश्चन है कि गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। तो गरबा नृत्य आप सभी जानते हैं, ये दोस्तों गुजरात राज्य से संबंधित है, जिसे दोस्तों मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह भारत की पहली महिला हैं। तो दोस्तों फातिमा बीवी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है। तो ये दोस्तों जीता आपका ऑप्शन सी विक्टर एक्जेल्सन ने। ठीक है, विक्टर एक्जेल्सन ने दोस्तों जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। तो दोस्तों भारत भारतीयों के लिए ये जो नारा दिया था ये आपके दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था, और एक और नारा दिया गया था दोस्तों इन्होंने कि बुरे से बुरा देसी राज्य है, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और दोस्तों इनकी जो पुस्तक है आप कमेंट करके बताइएगा कि इनकी पुस्तक कौन सी है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है दोस्तों आपका बाजार मूल्य पर निकाली जाती है। ठीक है, और इसमें से दोस्तों प्रत्यक्ष कर और सब्सिडी माइनस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया। तो दोस्तों हमेशा मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज होती है तो वह भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित की जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और 2024 में दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया तो वह आपका 10वां संस्करण आयोजित किया गया है, और दोस्तों इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों हर घर जल 100% राज्य जो घोषित किया गया तो वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, कि गुजरात को किया गया है। जबकि दोस्तों पहला जो राज्य था हर घर जल, ठीक है, योजना को लागू करने वाला तो वह आपका गोवा था। ठीक है, इसने दोस्तों हर एक घर में जल पहुंचाया और ये दोस्तों देश का पहला राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है कि डॉलर रुपया स्वैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों कि डॉलर रुपये की बिक्री खरीद स्वैप में रिजर्व बैंक रुपये के बदले अमेरिकी डॉलर बेचता है और कुछ वर्षों के बाद बैंकों से डॉलर खरीदने का वायदा नहीं करता। तो ये बात दोस्तों गलत है। ठीक है, देखिए बाद में क्या होगा, आप कभी भी जैसे आपके पास डॉलर है तो डॉलर आप चेंज कर सकते हैं, उसके बदले आप दोस्तों रुपये ले सकते हैं, या फिर रुपये के बदले दोस्तों आप डॉलर ले सकते हैं। ठीक है, जो बैंक होती है दोस्तों रिजर्व बैंक, तो ये दोस्तों ये कार्य करती है, मध्यस्थता के कार्य करते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कि केवल अधिकृत डॉलर एडी श्रेणी 2 बैंक ही इन नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र संस्थाएं हैं। तो ये भी बात गलत है। ठीक है, यह एक विदेशी मुद्रा उपकरण है जो तरलता प्रबंध में मदद करता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों गलत है। इसमें दोस्तों तीनों ही गलत है, मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं कि पहले दोस्तों कौन सी घटना घटी थी। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। ठीक है, आता है तो फिर आता है दोस्तों हमारा नीलबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन जो किया था तो वह दोस्तों आपका 1858 और 59 के मध्य किया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा आनंद मठ जो लिखी गई थी 1882 में लिखी गई थी, जिससे दोस्तों आपका वंदे मातरम लिया है। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे। सही बात है, और ये दोस्तों 1863 में सफलता प्राप्त किए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है,
तो इसमें दोस्तों जो सबसे पहले घटना घटी थी तो वह आपका ऑप्शन बी घटी थी कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन 1858-59 में किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला वृक्ष है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? तो ये दोस्तों पहली बार जो लगाया गया था पूर्ववर्ती राज्यों में लगाया गया था, जो आपके पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं 7, जिसे 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगाया गया था। ये क्या होता है? तो ये दोस्तों एक विशेष प्रकार का आर्म्ड फोर्स है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलेंगे दोस्तों आपका सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। ठीक है, और ये दोस्तों आपका पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में लगाया जाता है जहाँ पर दोस्तों आतंकवादी घटनाएं होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि BG वर्गीज समिति 1977 में किससे संबंधित है? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये समिति कब आई थी? 1977 में। ठीक है, ये दोस्तों आपकी प्रसार भारती अधिनियम से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो मोर राष्ट्रीय पक्षी जो घोषित किया गया था वह दोस्तों आपका 1963 में किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि बाघ, पहले दोस्तों शेर हमारा वर्तमान में जो राष्ट्रीय पशु है तो वह दोस्तों बाघ है। ठीक है, जिसे 1973 में घोषित किया था। ठीक है, परंतु इससे पहले दोस्तों शेर था। ठीक है, और शेर कब किया गया था? तो ये दोस्तों आपका 9 जुलाई 1969 में किया गया था। ठीक है, तो शेर को दोस्तों 9 जुलाई 1969 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था और उसके बाद दोस्तों 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया, क्योंकि 1973 में दोस्तों आपका बाघ संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, जिसे हम टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता? तो ये है दोस्तों आपका दोहरी नागरिकता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता है दोस्तों, परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों का प्राधिकार है। तो ये दोस्तों राजनीतिक प्रणालियों में देखने को मिलता है, जबकि दोहरी नागरिकता देखने को नहीं मिलती। हमने दोस्तों दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो लिया है तो वह आपका ब्रिटेन से लिया है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है तो वह आपका अनुच्छेद 352 के तहत लगाता है। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन में दोस्तों क्या किया गया कि जो अब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो वह युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थितियों के दौरान लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला है दोस्तों कि भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है। सही बात है। भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, हम दोस्तों कोई भी अपना एक राजनीतिक दल या फिर दोस्तों एक अपना समूह बना सकते हैं। ठीक है, संगठन बना सकते हैं। ठीक है, हम दोस्तों देश के किसी भी जगह पर जा सकते हैं, पर दोस्तों कुछ आपकी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर जाना अलाउ नहीं होता, जैसे आपके दोस्तों सैन्य शिविर वगैरह होते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों आपके अंतरिक्ष एजेंसियाँ वगैरह की जो जैसे इसरो, DRDO, ठीक है, तो इनके जो क्षेत्र है यहाँ पर जाना अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक है, परंतु दोस्तों जो भाषण और अभिव्यक्ति है ये तो आपको अलाउ है, पर दोस्तों वह अबाधित स्वतंत्रता नहीं है। मतलब आप ये नहीं कि किसी को भी गाली दे सकते हैं, ठीक है, किसी को भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, पर दोस्तों आपको मर्यादा पूर्वक बोलना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों कि मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। तो इसमें दोस्तों मुद्रास्फीति मतलब महंगाई से क्या होगा, जो ऋणी होंगे तो उन्हें दोस्तों लाभ पहुंचता है। मुद्रास्फीति से बॉन्ड धारकों को लाभ नहीं पहुंचता, तो इसमें दोस्तों केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति कब आती है? जब दोस्तों मार्केट में ज़्यादा पैसा होता है। ठीक है,
तो उस समय क्या होता है कि रुपए की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, जब दोस्तों मुद्रा की वैल्यू घट जाती है तो तब मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है। मतलब दोस्तों आप रुपए दे रहे हैं बहुत ज़्यादा और चीज़ आपको कम मिल रही है, तो उसमें क्या हो गया कि आपके रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है। तो दोस्तों फिलिप्स वक्र जो होता है तो वह आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य वक्र या फिर संबंध स्थापित करता है। तो यह दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो यह हो जाएगा दोस्तों कि सबसे पहले यूनानी आए इनमें, ठीक है, फिर दोस्तों शक आए, फिर कुषाण आए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो कुषाण वंश था तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जो कि एक अर्धचालक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये दोस्तों सिलिकॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। तो ये है दोस्तों DSL, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए DSL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप याद रखिएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, ये दोस्तों एक तरह इंटरनेट कनेक्शन होता है जो कि डेटा को लेना और देने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आज की इस क्लास में हमने दोस्तों 40 क्वेश्चन किए जो कि सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों हुबहू जिस प्रकार का नया पैटर्न है उसी पर आधारित थे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर ये क्लास दोस्तों आपने पूरी देखी है तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, और जो दोस्तों आपको होमवर्क दिया है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था उसे भी दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आप बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा दूसरा चैनल है दोस्तों उत्तराखंड उत्कर्ष, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।